तो क्रैश कोर्स सीरीज के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 2, जिसमें 2 चैप्टर जो फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड हैं उनको हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम का थोड़ा ब्रीफ नॉलेज गेन करेंगे और फिर हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कॉकरोच के बारे में, क्योंकि अर्थवर्म और फ्रॉग नीट के अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में अब नहीं है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स यू कैम अक्रॉस अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। पीछे जो चैप्टर आपने पढ़े उसमें आपने बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो एनिमल किंगडम के। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो जितने भी फंक्शंस हैं जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सभी सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। जब हम एक कॉम्प्लेक्स बॉडी की बात करते हैं एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो सेम बेसिक फंक्शंस जो है वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स से किए जाते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। सिंपल ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, जैसे कि हम हाइड्रा की बात करें, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल की बनी होती है एंड नंबर ऑफ सेल्स जो है वो एक टाइप की जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो थाउजेंड्स में हो सकती हैं। ह्यूमन बॉडी इसी तरीके से बिलियंस ऑफ सेल्स से मिलके बनी होती है जो वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कैसे इतनी सारी सेल्स एक साथ काम करती हैं। तो मल्टी सेलुलर एनिमल्स में क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन एक टिश्यू कहलाता है। You may be surprised to know that all the complex animal consist of only 4 basic type of tissues। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स पाए जाते हैं ये सिर्फ 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं। ये टिश्यूज जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में, पैटर्न में, और ऑर्गन बनाते हैं जैसे कि स्टमक, लंग, हार्ट, किडनी। जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स जो है वो कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं बाय देयर फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन, तो ये जो है वो ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एट्सेट्रा। सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम ये जो है वो अपना काम आपस में बांट लेते हैं, स्प्लिट अप द वर्क इन अ वे दैट एग्जिबिट्स डिवीजन ऑफ लेबर। और इस तरीके से अपना काम बांट लेते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। पर्टिकुलर सेल का स्पेसिफिक फंक्शन होता है, पर्टिकुलर टिश्यू का स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ऑर्गन अपना काम करता है, ऑर्गन सिस्टम अपना काम करता है। तो इस तरीके से ये कंट्रीब्यूट करते हैं टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज ए होल। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। जो सेल्स का स्ट्रक्चर है ये फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है वेरी करता है। तो टिश्यूज़ जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं और ब्रॉड क्लासिफाइड किए जाते हैं 4 टाइप्स में। सबसे पहला एपिथेलियल, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू। सबसे पहले हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या है? एपिथेलियल टिश्यू को हम कॉमनली कैसे रेफर करते हैं? एपिथेलियम। इस टिश्यू की एक फ्री सरफेस होती है जो या तो बॉडी फ्लूइड को फेस करती है या फिर आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस करती है। तो इसका काम होता है या तो कवरिंग प्रोवाइड कराता है या फिर लाइनिंग बनाता है किसी पार्ट ऑफ बॉडी में। सेल्स जो है वो कम्पैक्टली पैक्ड होती हैं, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो है वो कम होता है इनके अंदर। और 2 तरह के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, नेमली सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम वो है जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से मिलकर बना होता है और फंक्शन करता है एज लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज़, डक्ट्स, ट्यूब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो सिंपल एपिथेलियम वो सिंगल लेयर की सेल्स से मिलकर बना होता है और उसका काम होता है कि बॉडी कैविटी की लाइन बनाता है, डक्ट्स की लाइनिंग बनाता है या फिर ट्यूब्स की लाइनिंग बनाता है। कंपाउंड एपिथेलियम की बात हम करें तो ये 2 या उससे ज़्यादा सेल लेयर्स से मिलकर बना होता है और इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है जैसे कि हमारी स्किन का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के आधार पर, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स के स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के आधार पर जो सिंपल एपिथेलियम है ये 3 टाइप का होता है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। तो जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल एपिथेलियम 3 टाइप का, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर बियरिंग सीलिया। तो स्क्वैमस मतलब फ्लैट सेल्स, क्यूबॉइडल मतलब क्यूब लाइक सेल्स, कॉलमनर मतलब कॉलम लाइक सेल्स एंड कॉलमनर सेल्स बियरिंग सीलिया। तो ऐसी कॉलम लाइक सेल्स हैं जिनके ऊपर जो है सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में। स्क्वैमस एपिथेलियम सिंगल थिन लेयर्ड फ्लैटेंड सेल्स से मिलकर बना होता है जिनकी बाउंड्रीज इरेगुलर होती हैं।
ये कहाँ पाई जाती हैं? दे आर फाउंड इन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स की वॉल में पाई जाती हैं, एयर सैक ऑफ लंग्स में पाई जाती हैं यानी अल्वियोलाई में। और इनका काम क्या होता है? ये डिफ्यूजन बाउंड्री फॉर्म करती हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। ये भी सिंगल लेयर है क्यूब लाइक सेल्स की, कॉमनली फाउंड होती है डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी एपिथेलियम कहाँ पे पाई जा रही है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी एंड इट्स मेन फंक्शन आर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट है वहाँ पे पाई जाती है किडनी में, और इसका मेन फंक्शन होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो पीसीटी की एपिथेलियम है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नेफ्रॉन की, वहाँ पर माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होते हैं। कॉलमनर एपिथेलियम की बात करें तो ये सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स, लंबी और पतली सेल्स से मिलकर बना होता है कॉलम लाइक सेल्स। इनका जो न्यूक्लियाई है ये बेस की तरफ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका न्यूक्लियाई बेस की तरफ होता है। फ्री सरफेस और माइक्रोविलाई हो सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कॉलमनर एपिथेलियम के बारे में कि इनका जो न्यूक्लियाई है वो किधर होता है, तो बेस की तरफ होता है। फ्री सरफेस और माइक्रोविलाई हो सकते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक की लाइनिंग में पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन में। और इनका काम होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अगर कॉलमनर या क्यूबॉइडल सेल्स पर सीलिया पाए जाते हैं फ्री सरफेस पर, तो इन्हें सीलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? ये पार्टिकल्स को या म्यूकस को स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं एपिथेलियम के ऊपर। ये मेनली इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स जो है वो स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं सिक्रीशन करने के लिए, तो ये कहलाते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये मेनली दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर जो कि आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स हैं, जैसे कि गॉबलेट सेल्स एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती हैं, या फिर ये मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, तो मतलब क्लस्टर ऑफ सेल्स का एक समूह है, एक साथ पाया जाता है, जैसे कि सेलिवरी ग्लैंड। अब ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग देयर सिक्रीशंस, अपना सिक्रीशन जो है वो कहाँ रिलीज करते हैं, इसके आधार पर ग्लैंड्स दो टाइप के होते हैं, दो कैटेगरीज में बांटे जाते हैं। वन इज एक्सोक्राइन एंड वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो हैं जो म्यूकस सिक्रीट करती हैं, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये सब सिक्रीट करते हैं या दूसरे सेल प्रोडक्ट्स। और इनके जो प्रोडक्ट हैं वो डक्ट या ट्यूब से रिलीज़ किए जाते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड वो हुई जो डक्टेड ग्लैंड्स होती हैं या ट्यूबुलर ग्लैंड्स हुई। इसके विपरीत इन कंट्रास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई डक्ट नहीं पाई जाती। ये अपने इनके प्रोडक्ट जो हैं वो हार्मोन्स कहलाते हैं और दे आर सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बेदिंग द ग्लैंड। ये उस फ्लूइड में सिक्रीट होते हैं जो ग्लैंड जिसमें बात करती, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो लिम्फ हो, चाहे वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। कंपाउंड एपिथेलियम जो है वो एक से ज़्यादा लेयर्स से मिलके बना होता है, तो मल्टी लेयर्ड हो गया, और इसका लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। इनका जो मेन फंक्शन है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। इसके अलावा ये ड्राई सरफेस ऑफ स्किन को कवर करते हैं, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स, सेलिवरी ग्लैंड्स की जो डक्ट है उनकी इनर लाइनिंग को कवर करने का काम करते हैं, और पैनक्रियाटिक डक्ट्स को भी कवर करने का काम करते हैं। तो इनका मेन फंक्शन क्या हो गया? केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ऑल द सेल्स इन एपिथेलियम की जितनी भी सेल्स होती हैं आपस में जो है वो जुड़ी होती हैं लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल से, थोड़े से इंटरसेलुलर मटेरियल से आपस में जुड़ी होती हैं। लगभग सभी एनिमल टिश्यूज़ में जो स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक बनाते हैं इंडिविजुअल सेल्स के बीच में। तो तीन तरह के सेल जंक्शन देखने को मिलते हैं। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइट जंक्शन, एडहरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन, इनके बारे में मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस आते हैं या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सेल जंक्शंस जो है कहाँ मिलते हैं? एपिथेलियम में मिलते हैं, दूसरे टिश्यूज़ में मिलते हैं। ये जंक्शंस तीन टाइप के होते हैं, टाइट, एडहरिंग एंड गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन की बात करें तो टाइट जंक्शन का काम होता है ये सब्सटेंसेस को लीक होने से स्टॉप करता है, रोकता है। दूसरा है एडहरिंग जंक्शन, इसका काम है ये नेबरिंग सेल्स को आपस में सीमेंट करने यानी जोड़ने का काम करता है। और तीसरा है गैप जंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स। तो गैप जंक्शन क्या करता है? जो नेबरिंग सेल्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन बनाता है, उनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है ताकि रैपिड ट्रांसफ़र ऑफ आयंस हो सके, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और कभी कभी बिग मॉलिक्यूल्स जो भी एक सेल से दूसरी सेल में जा सके।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो मोस्ट अबंडेंट होता है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बॉडी में, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में। इनका नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों पड़ा? क्योंकि इनका जो स्पेशल फंक्शन है लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज़, दूसरे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को सपोर्ट करने का काम करते हैं। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से लगा के स्पेशलाइज टाइप के भी होते हैं, विच इंक्लूड कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड, जिसके अंतर्गत आता है कार्टिलेज, बोन, एडिपोज टिश्यू एंड ब्लड। इन ऑल द कनेक्टिव टिश्यू, सभी कनेक्टिव टिश्यू में एक्सेप्ट ब्लड, जो सेल्स हैं वो फाइबर्स सिक्रीट करती हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन के बने होते हैं और प्रोटीन का नाम होता है कोलेजन या इलास्टिन। ये फाइबर्स स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं टिश्यू को। इसके अलावा ये जो सेल्स हैं वो मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स भी सिक्रीट करती हैं, जो सेल्स के बीच बीच में एकोमुलेट हो जाते हैं, सेल्स और फाइबर्स के बीच में, और मैट्रिक्स का काम करते हैं, यानी कि ग्राउंड सबस्टेंस का काम करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो 3 टाइप का होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू की। यहाँ पर जो सेल्स और फाइबर्स हैं ये लूजली अरेंज होते हैं सेमी फ्लूइड ग्राउंड सबस्टेंस में। फॉर एग्जांपल एरियोलर टिश्यू स्किन के नीचे पाया जाता है, और अक्सर ये जो है वो सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, एपिथेलियम के लिए सपोर्ट फ्रेमवर्क का काम करता है। इसमें फाइब्रोब्लास्ट्स होते हैं, वो सेल्स जो फाइबर्स बनाती हैं और सिक्रीट करती हैं। इसके अलावा मैक्रोफेजेस मिलते हैं, मास्ट सेल्स मिलती हैं। एडिपोज टिश्यू एक अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू है, जो मेनली जो है वो स्किन के नीचे पाया जाता है। इसकी जो सेल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड होती हैं फैट स्टोर करने के लिए। एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो भी हम खाते पीते हैं, मतलब ग्लूकोज जो होता है वो इमीडिएटली यूज़ नहीं हो पाता, तो ये फैट में कन्वर्ट हो जाता है और इस टिश्यू में स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट जो है कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। फाइबर्स का जो ओरिएंटेशन है वो रेगुलर या इरेगुलर हो सकता है। इस तरह से ये 2 टाइप के टिश्यू हो जाते हैं, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर टिश्यू। डेंस रेगुलर की अगर हम बात करें, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो रोज में प्रेजेंट होते हैं बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स पाए जाते हैं, जैसे कि टेंडन्स, जो कि स्केलेटल मसल को बोन से अटैच करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेंडन लिगामेंट के बारे में पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पे होता है। टेंडन का काम होता है स्केलेटल मसल्स को बोन से कनेक्ट करना, और दूसरा इसका एग्जाम्पल है डेंस रेगुलर टिश्यू का लिगामेंट, जो कि एक बोन को दूसरी बोन से अटैच करने का काम करता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, जिसमें फाइब्रोब्लास्ट्स और जो फाइबर्स हैं मोस्टली कोलेजन के होते हैं। इनका जो ओरिएंटेशन होता है वो डिफरेंटली होता है, ये पैरेलल ओरिएंटेशन देखने को नहीं मिलता। तो ये जो टिश्यू है ये स्किन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। कार्टिलेज, बोन और ब्लड ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। तो सबसे पहले हम लोग कार्टिलेज के बारे में पढ़ते हैं। कार्टिलेज का जो इंटरसेलुलर मटेरियल है ये सॉलिड होता है, प्लीएबल होता है, मतलब मूव कर सकता है और कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है। इस टिश्यू की जो सेल्स हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, ये स्मॉल कैविटीज़ में इंक्लोज्ड होती हैं मैट्रिक्स के अंदर, और मैट्रिक्स ये खुद ही सिक्रीट करती हैं, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स ही मैट्रिक्स सिक्रीट करती हैं। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज जो वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज में पाया जाता है वो बाद में रिप्लेस हो जाता है बोन्स के द्वारा। कार्टिलेज फिर भी कहीं कहीं प्रेजेंट होता है, जैसे कि टिप ऑफ नोज़, आउटर ईयर जॉइंट्स। इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन्स हैं उनके बीच बीच में, लिम्स में पाया जाता है, हैंड्स में पाया जाता है एडल्ट्स में। नेक्स्ट जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज़ बोन। बोन की खास बात क्या है, इनका हार्ड एंड नॉन प्लेएबल ग्राउंड सबस्टेंस होता है, जिसमें कैल्शियम सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ये वो मेन टिश्यू होता है जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेम प्रोवाइड करता है। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। बोन जो है वो सॉफ्टवेयर टिश्यूज और ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती हैं, इसके अलावा सपोर्ट करने का काम करती हैं। बोन सेल्स, ऑस्टियोसाइट्स, ये जो है वो स्पेसेस में प्रेजेंट होती हैं, इनको लैकुने कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बोन सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो स्पेसेस में प्रेजेंट होती हैं, जिनको लैकुने बोलते हैं। लिम्ब बोन्स, जैसे कि लॉन्ग बोन्स हैं लेग्स की, ये वेट बियरिंग फंक्शन करती हैं, और ये जो है वो स्केलेटल मसल्स के साथ भी इंटरेक्ट करती हैं जो इनके साथ अटैच्ड हैं। तो विद द हेल्प ऑफ स्केलेटल मसल्स दे ब्रिंग अबाउट मूवमेंट
स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट से जो है वो मदद से बोन्स मूवमेंट करती हैं। बोन मैरो, कुछ बोन्स में बोन मैरो पाई जाती है जो कि ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन की साइट है। नेक्स्ट जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू दैट इज़ ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसमें प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। इनका जो ये मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है वेरियस सब्सटेंसेस के। इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में। नेक्स्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आ जाता है मसल टिश्यू का। हर एक मसल जो है वो मैनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स से मिलके बनी होती है जो कि पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। ये फाइबर्स जो है वो बहुत सारे न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स से मिलके बने होते हैं जिनको मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। मसल फाइबर्स की खास बात क्या है कि ये कंट्रैक्ट कर सकते हैं, शॉर्टन कर सकते हैं स्टिमुलेशन के रेस्पॉन्स में, उसके बाद ये रिलैक्स कर सकते हैं यानी कि लेंथन हो सकते हैं, और अपनी जो अनकंट्रैक्टेड स्टेट है उसमें वापस जा सकते हैं कोऑर्डिनेटेड फैशन में। इनके एक्शन से बॉडी में मूवमेंट होते हैं और बॉडी जो है वो डिफरेंट जो चेंजेस हैं इन्वायरमेंट में उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो पाती है और डिफरेंट पोजीशंस या पोस्चर मेंटेन कर पाती है बॉडी। इन जनरल अगर हम बात करें तो मसल जो है वो बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करती हैं जितने भी मूवमेंट्स बॉडी में देखने को मिलते हैं। मसल 3 टाइप की होती हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियाक। सबसे पहले हम लोग स्केलेटल मसल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। स्केलेटल बोन्स से जो है वो क्लोजली अटैच्ड होता है। इन अ टिपिकल मसल जैसे कि हम बाइसेप्स की बात कर रहे हैं, स्ट्रिएटेड होती है। स्ट्रिएटेड स्ट्रिप्टेड स्केलेटल मसल फाइबर्स ये बंडल टुगेदर होते हैं पैरेलल फैशन में। एक सीथ पाई जाती है कनेक्टिव टिश्यू की जो कि सेवरल बंडल्स ऑफ मसल्स को इनक्लोज करती है। मसल टिश्यू के बारे में हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। स्केलेटल मसल्स के बारे में वहाँ पर मसल्स कैसे कंट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, उसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ मसल कंट्रैक्शन। एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है यहाँ पे कि स्केलेटल मसल्स कैसी होती हैं, स्ट्रेटेड मसल्स, यहाँ पे स्ट्रेशंस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट स्मूथ मसल्स का जो है डायग्राम देख सकते हैं, इनके मसल फाइबर स्मूथ होते हैं, कोई भी स्ट्रेशन प्रेजेंट नहीं होते हैं, टेपरिंग एंड्स होते हैं। कार्डियक मसल्स बहुत ही स्पेशलाइज्ड मसल्स होती हैं। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्मूथ मसल्स के बारे में। स्मूथ मसल फाइबर्स जो है वो टेपर होते हैं दोनों एंड्स पर, फ्यूजी फॉर्म बोलते हैं इसको, दोनों एंड्स पर जो है वो पतले होते हैं और इनमें कोई भी स्ट्रिएशंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। सेल जंक्शंस इनको एक साथ रखने का काम करते हैं और ये बंडल टुगेदर होते हैं कनेक्टिव टिश्यू सीथ में। इंटरनल ऑर्गन्स की जो वॉल है जैसे कि ब्लड वेसल्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, इसमें जो है वो स्मूथ मसल पाई जाती है। स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी होती है और इनका जो फंक्शनिंग है वो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है और हम इनको सिर्फ सोचने से या मतलब हम अपना ब्रेन का कोई भी कंट्रोल नहीं होता इन पे, तो दे आर इनवॉलंटरी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कार्डियक मसल के बारे में। कार्डियक मसल एक कंट्रैक्टाइल टिश्यू है जो कि सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होता है। सेल जंक्शंस फ्यूज़ हो जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। कार्डियक मसल्स जो सेल्स हैं वो आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं और एक साथ स्टिक कर जाती हैं, तो ये कम्युनिकेशन जंक्शन बनते हैं जिनको बोला जाता है इंटरकैलेटेड डिस्क, कुछ फ्यूज़न पॉइंट्स पर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से ये जो सेल्स हैं ये स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, इनमें इंटरकैलेटेड डिस्क देखने को मिलती है इन मसल्स में। तो पूरी की पूरी मसल जो है वो एज ए यूनिट काम करती है। जब एक सेल सिग्नल को रिसीव करती है कंट्रैक्ट करने के लिए, इसकी नेबरिंग सेल्स भी जो है वो स्टिमुलेट हो जाती हैं और कंट्रैक्ट हो जाती हैं, तो होल मसल एक्ट्स एज ए यूनिट। ये स्पेशलाइज्ड है कार्डियक मसल्स के लिए। तभी आप देखते हैं ना ऐसे नोड मसल जैसे ही इम्पल्स जनरेट करता है दोनों एट्रिया एक साथ कंट्रैक्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे न्यूरल टिश्यू का। न्यूरल टिश्यू जो है वो ग्रेटेस्ट कंट्रोल एग्जर्ट करता है बॉडी की रिस्पॉन्सिवनेस में, कंडीशंस जो भी चेंजिंग कंडीशंस होती हैं उनके प्रति जो रेस्पॉन्स है, सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्स न्यूरल टिश्यू की वजह से आता है। न्यूरॉन्स जो है वो यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का और ये एक्साइटेबल सेल्स होती हैं। इसके अलावा न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं जो कि रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम बनाती हैं। ये इनका काम होता है न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट करना। न्यूरोग्लिया जो है वो मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू बनाता है हमारी बॉडी में। जब एक न्यूरॉन सुइटेबली स्टिमुलेट होता है तो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलोंग जो है वो ट्रैवल करता है, मूव करता है। एंड अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन एंडिंग्स, नर्व एंडिंग्स पर जब ये डिस्टर्बेंस पहुंचता है या फिर आउटपुट जोन में, तो ये
ऐसी इवेंट्स को ट्रिगर करता है जो स्टिमुलेशन कॉज करती हैं या फिर इनिबिशन कॉज करती हैं एडजेसेंट न्यूरॉन्स का या फिर अदर सेल्स का। फॉर एग्जांपल आप दो तरह के न्यूरॉन पढ़ते हैं, मैं बेसिक बता देता हूँ यहाँ पे। एक सेंसरी न्यूरॉन होता है, एक मोटर न्यूरॉन होता है। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, जब भी कोई स्टिमुलस आता है, कोई सेंसरी ऑर्गन उसको रिसीव करता है, तो वहाँ से वो जो सेंस है, जो भी फिजिकल, केमिकल, टच, जो भी सेंस है, वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कैरी करने का काम न्यूरॉन्स का होता है। फाइनली जब ये सीएनएस में जाता है, सीएनएस में प्रोसेस होने के बाद मोटर न्यूरॉन जो है वो, या इफेक्टर न्यूरॉन, कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स लाता है, और वो जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे पहुंचते हैं तो मसल का कंट्रैक्शन कॉज कराते हैं, या फिर कोई ग्लैंड होती है वहाँ पे तो ग्लैंड का सिक्रीशन कॉज कराते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में। थोड़ा सा ब्रीफ में समझाया गया यहाँ पे। बेसिक बॉडी टिश्यूज़ जिनके बारे में अभी मेंशन किया गया, इनके बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो है वो ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स जब ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इसेंशियल होता है इफ़िशिएंटली और बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ के लिए, जो मिलियंस ऑफ सेल्स पाई जाती हैं एक ऑर्गेनिज्म में, उसके लिए। हर एक ऑर्गन जो हमारी बॉडी में पाया जाता है ये एक या उससे ज़्यादा टाइप ऑफ टिश्यू से मिलके बना होता है। फॉर एग्जांपल हम अपने हार्ट की बात करें तो हार्ट में सभी 4 टाइप ऑफ टिश्यू देखने को मिलते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। इसके अलावा हम और भी चीज़ें नोटिस करते हैं जब हम केयरफुल स्टडी करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में, तो हमें एक सर्टेन डिसरेबल ट्रेंड देखने को मिलता है। ये जो डिसरेबल ट्रेंड है इसको इवोल्यूशनरी ट्रेंड कहते हैं। डिसरेबल का मतलब जो इवॉल्व हो रहा है, जो डेवलप कर रहा है, इसके बारे में हम इवोल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 3 ऑर्गेनिजम्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, कॉकरोच के बारे में। एट डिफरेंट इवोल्यूशनरी लेवल्स टू शो दैट ऑर्गेनाइजेशन, और इनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शनिंग के बारे में पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी जो रिफ़र करता है स्टडी ऑफ फॉर्म एंड एक्सटर्नली विजिबल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजी मतलब हम फॉर्म की स्टडी करते हैं, एक्सटर्नल विजिबल कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो इन केस ऑफ प्लांट्स या माइक्रोब्स, टर्म मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल विजिबल फीचर्स, बट एनिमल्स के केस में इसका मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गन्स और पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये मतलब हम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बाहरी कैरेक्टर्स को ही नहीं पढ़ते, उसके जो ऑर्गन्स हैं उनकी भी एक्सटर्नल अपीयरेंस को मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। अब आगे बात करते हैं जो दूसरा वर्ड है, वर्ड एनाटमी। एनाटमी को जो है वो स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स के लिए यूज़ किया जाता है एनिमल्स में। तो इस चैप्टर में हम लोग मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ेंगे कॉकरोच की, क्योंकि अर्थवर्म और फ्रॉग हमारे नीट के सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच ब्राउन कलर के ब्लैक बॉडीड एनिमल्स होते हैं, और ये क्लास इंसेक्टा फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा ब्राइट येलो, रेड, ग्रीन कलर के भी कॉकरोच जो है वो मिले हैं ट्रॉपिकल रीजन्स में। इनका जो साइज है वो रेंज करता है 1/4 इंच से लगा के 3 इंच तक। सेंटीमीटर्स में देखें तो 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर। इनके लॉन्ग एंटीना होते हैं, लेग्स होते हैं। इसके अलावा फ्लैट एक्सटेंशन होता है अपर बॉडी वॉल का, जो कि हेड को भी कंसील करता है, हेड को भी कवर करता है। ये नॉकटर्नल होते हैं यानी रात्रिचर होते हैं, ऑमनिवोरस यानी कि सब कुछ खाते हैं, डैम्प प्लेसेस में रहते हैं, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। तो एक तरीके से जो ह्यूमन होम्स हैं उनके ये परमानेंट रेजिडेंट बन गए हैं, और बहुत ही सीरियस पेस्ट होते हैं। इसके अलावा वेक्टर्स हैं बहुत सारी डिजीज़ेज़ के। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में, कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी के बारे में। एडल्ट जो कॉमन स्पीसीज़ है कॉकरोच की, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, इसके जो एडल्ट हैं वो 34 to 53 मिलीमीटर लंबे होते हैं, विद विंग्स के साथ, जो एक्सटेंड करते हैं बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन इन मेल्स। मेल्स का जो एब्डोमेन होता है उसके पीछे तक इनके विंग्स जो है वो एक्सटेंड करते हैं। कॉकरोच की जो बॉडी है ये सेगमेंटेड होती है और डिविजिबल होती है 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। एंटायर बॉडी जो है वो हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है, जो कि ब्राउन कलर का होता है। हर एक सेगमेंट पर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, मतलब एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन में हार्डेंड प्लेट्स होती हैं जिनको स्क्लेराइट्स कहते हैं। डॉर्सली इनको टर्गाइट्स कहा जाता है और वेंट्रली स्टर्नाइट्स कहा जाता है। ये एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं एक थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से, जिसको आर्थ्रॉइडल मेम्ब्रेन कहते हैं। देखिए थोड़ा सा एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ कॉकरोच के बारे में, ये डायग्राम दिया हुआ है।
तो ये इनका एंटीना है, फिलीफॉर्म एंटीना। इसके अलावा कंपाउंड आइज है, हेड, टेगमिना, हाइंड विंग, एब्डोमेन, एनल सर्काई। ये मेटाथोरेसिक लेग है, ये मेसोथोरेसिक लेग है, ये मेटाथोरैक्स है, ये प्री थोरेसिक लेग है। इसके अलावा मेसोथोरैक्स एंड प्रोटोनम। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हेड के बारे में। हेड जो है वो ट्रायंगुलर शेप में होता है एंड लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। बॉडी एक्सिस से ये राइट एंगल पे होता है नीचे की तरफ को, एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। ये सवाल पूछा जाता है कितने सेगमेंट्स के फ्यूजन से हेड का फॉर्मेशन होता है। 6 सेगमेंट के फ्यूजन से हेड का फॉर्मेशन होता है और इसमें ग्रेट मोबिलिटी शो करता है ये सभी डायरेक्शन में, क्योंकि फ्लेक्सिबल नेक पाई जाती है। हेड कैप्सूल पर अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज पाई जाती हैं। इसके अलावा थ्रेड लाइक एंटीने होते हैं जो मेम्ब्रेनस सॉकेट से एराइज होते हैं, जो कि आइज के फ्रंट में पाए जाते हैं। एंटीने पर सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग में हेल्प करते हैं। एंटीरियर एंड जो है हेड का, वहाँ पर अपेंडेजेस पाई जाती हैं जो काटने के लिए, चबाने के लिए काम में आते हैं, और ये एक टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं। माउथ पार्ट्स में क्या क्या होता है? लैब्रम अपर लिप, अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स, अ पेयर ऑफ मैक्सिला, अ लैबियम लोअर लिप। इसके अलावा मीडियन फ्लेक्सिबल लोब होता है जो कि टंग के रूप में काम करता है, हाइपोफेरिंग्स, एंड लाइज विद इन द कैविटी इनक्लोज्ड बाय द माउथ पार्ट्स। ये माउथ पार्ट्स के द्वारा जो कैविटी इनक्लोज करी जाती है उसमें प्रेजेंट होता है हाइपोफेरिंग्स या टंग। थोरैक्स की हम बात करें तो थोरैक्स में जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। जो हेड है वो थोरैक्स से कनेक्टेड होता है बाय ए शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स। प्रोथोरैक्स का एक शॉर्ट एक्सटेंशन होता है जिसको हम नेक कहते हैं। हर एक थोरैसिक सेगमेंट पर एक पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स होते हैं। फिर फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स जो है वो मेसोथोरैक्स से एराइज करता है और सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स जो है वो मेटाथोरैक्स से एराइज करता है। जो 4 विंग्स हैं मेसोथोरैसिक विंग्स, ये इनको टेगमिना कहा जाता है। ये ओपेक डार्क होते हैं, लेदरी होते हैं और हाइंड विंग्स को कवर करने का काम करते हैं जब रेस्ट पर होता है। हाइंड विंग्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं और एक्चुअली ये यूज़ होते हैं फ्लाइट के लिए। जो 4 विंग्स हैं वो सिर्फ प्रोटेक्शन का काम करते हैं। एब्डोमेन की हम बात करें, दोनों में ही मेल और फीमेल में 10 सेगमेंट्स का बना होता है। फीमेल्स में जो 7th स्टर्नम है ये बोट शेप का होता है, एंड टुगेदर विद 8th एंड 9th स्टर्ना, टुगेदर विद 8 एंड 9 स्टर्ना, ये फॉर्म करता है ब्रूड या जेनाइटल पाउच, हुज एंटीरियर पार्ट कंटेन फीमेल गोनोपोर, जिसके एंटीरियर पार्ट में फीमेल गोनोपोर होता है। इसके अलावा स्पर्मेथिकल पोर होता है, कोलेट्रल ग्लैंड्स होती हैं। मेल में हम बात करें तो जेनाइटल पाउच या चैम्बर जो है वो हाइंड एंड ऑफ एब्डोमेन पे प्रेजेंट होता है। तो डॉर्सल साइड में 9th और 10th टर्गा और वेंट्रल साइड में 9th स्टर्नम। इसमें क्या क्या होता है? डॉर्सल एनस होती है, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर होता है, इसके अलावा गोनेपोफाइसिस होती है। मेल में जो है वो अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फीमेल में एब्सेंट होते हैं। दोनों ही सेक्सेस में 10th सेगमेंट पर ए पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको बोला जाता है एनल सर्काई। तो ध्यान देना, एनल सर्काई दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनल स्टाइल्स सिर्फ मेल में प्रेजेंट होते हैं, फीमेल्स में एब्सेंट होते हैं। थोड़ा सा इनके माउथ पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं। हेड रीजन जो है कॉकरोच का कैसा होता है। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ हेड रीजन, तो कंपाउंड आई है, ये एंटीना शो किए गए हैं। मैक्सिला, मैंडिबल, लैब्रम और लैबियम, इन सब की पोजीशन के बारे में बताया गया। लैब्रम, मैंडिबल का काम होता है ग्राइंडिंग, और इसके अलावा इंसीजन मतलब कटिंग एंड ग्राइंडिंग काम होता है मैंडिबल्स का। हाइपोफेरिंग्स जो टंग के रूप में काम करता है। इसके अलावा मैक्सिला है, लैबियम है। ये हो गए माउथ पार्ट्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसके एनाटमी के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। जो कॉकरोच की जो एलिमेंट्री कैनाल है ये बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होती है और 3 रीजन्स में जो है वो डिवाइडेड होती है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। माउथ ओपन होता है, शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स, इसके बाद शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स होता है, जिसके बाद जो है वो एक नैरो ट्यूबुलर पैसेज है जिसको आइसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस जो है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है जो कि क्रॉप कहलाता है, जो फूड स्टोर करने का काम करता है। क्रॉप के बाद आता है गिजार्ड या फिर प्रोवेंट्रिकुलस। इसकी जो आउटर लेयर है ये थिक सर्कुलर मसल्स से मिलके बनी होती है और अंदर की तरफ थिक क्यूटिकल पाई जाती है जो कि 6 हाईली काइटिनस प्लेट्स बनाते हैं, दांत जैसे स्ट्रक्चर होते हैं।
गिजर्ड जो है वो ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स में हेल्प करता है। एंटायर फूड फोरगट की हम बात करें तो वो क्यूटिकल से लाइंड होती है। इसके अलावा 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्स पाए जाते हैं जिनको हेपेटिक या गैस्ट्रिक सीका बोलते हैं। ये फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं। इनका काम होता है ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करने का काम करते हैं। हेपेटिक सीका इसलिए नाम दिया गया ना क्योंकि ये लीवर जैसा फंक्शन करते हैं। तो यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो, फेरिंग्स है, सेलिवरी ग्लैंड है, सेलिवरी रिजर्वायर है, इसके अलावा ईसोफेगस है, ईसोफेगस के बाद क्रॉप है, क्रॉप के बाद गिजार्ड हुआ, फिर है हेपेटिक सीका फोरगट और हाइंडगट के जंक्शन पे, फोरगट एंड मिडगट के जंक्शन पे। आगे हम लोग बात करते हैं मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे एक दूसरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, अ रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड फिलामेंटस मेल्फिजियन टिब्यूल्स। मेल्फिजियन टिब्यूल्स का काम होता है ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को हीमोलिम्फ से बाहर करते हैं, बाहर एक्चुअली नहीं, ये जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है हीमोलिम्फ से उठा के इंटेस्टाइन में छोड़ देते हैं। जो हाइंडगट है ये ब्रॉडर होता है मिडगट से और डिफरेंशिएटेड होता है इलियम, कोलन एंड रेक्टम में। रेक्टम बाहर की तरफ ओपन हो जाता है एनस से। तो यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो मिडगट और हाइंडगट के बीच में ये मेल्फिजियन टिब्यूल्स प्रेजेंट हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच के बारे में। तो जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है ओपन टाइप का होता है। ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप होते हैं और ओपन होते हैं एक स्पेस में जिसको हीमोसील कहते हैं। विसरल ऑर्गन्स जो है वो हीमोसील में ही लोकेटेड होते हैं और डायरेक्टली ब्लड में बात होते रहते हैं। ब्लड हीमोलिम्फ कहलाता है इसका। हीमोलिम्फ जो है वो कंपोज्ड होता है कलरलेस प्लाज्मा का, इसके अलावा हीमोसाइट्स का जो ब्लड सेल्स हैं। कॉकरोच का जो हार्ट होता है ये इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब होता है एक्चुअली में, जो कि मिड डॉर्सल लाइन के अलोंग पाया जाता है थोरैक्स और एब्डोमेन में। ये डिफरेंशिएटेड होता है फनल शेप्ड चैम्बर्स में जिनमें ऑस्टिया होते हैं दोनों साइड पर। ब्लड जो है वो साइनसेस से हार्ट में एंटर करता है ऑस्टिया के थ्रू और आगे की तरफ पंप हो जाता है साइनसेस में फिर से। तो इनका जो हार्ट होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है, 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो जो कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया जो कि 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स से ओपन होता है जिनको स्पाइरिकल्स कहते हैं। स्पाइरिकल्स जो वो लेटरल साइड ऑफ बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। थिन ब्रांचिंग ट्यूब जिनको ट्रैकेल ट्यूब कहते हैं सब डिवाइडेड होते हैं ट्रैक्यूल्स में। ये ऑक्सीजन ले जाते हैं एयर से सीधे बॉडी के सभी पार्ट्स तक। द ओपनिंग ऑफ स्पाइरिकल्स इज रेगुलेटेड बाई स्फिंक्टर्स। जो स्पाइरिकल्स की ओपनिंग है वो स्फिंक्टर्स के द्वारा रेगुलेटेड होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट द ट्रैक्यूल्स पे डिफ्यूजन। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ट्रैक्यूल्स में डायरेक्ट डिफ्यूजन से होता है, तो इसमें ब्लड का कोई खास रोल नहीं है। एक्सक्रीशन की बात करें तो मेल्फिजियन टिब्यूल्स की हेल्प से होता है। हर एक टिब्यूल जो है वो ग्लैंडुलर और सीलेटेड सेल्स से लाइंड होता है। ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब करती हैं और उनको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करती हैं जो कि हाइंड गट के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। इसीलिए ये इंसेक्ट जो है वो यूरिकोटेलिक कहलाता है। चूँकि इसका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट यूरिक एसिड है तो ये यूरिकोटेलिक हो गया। इसके अलावा फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोज ग्लैंड भी पाई जाती हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हम लोग कॉकरोच के नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया। फ्यूज्ड हर सेगमेंट पर पाए जाने वाली गैंग्लिया जो कि आपस में ज्वाइंट होते हैं पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से वेंट्रल साइड पर। 3 गैंग्लिया पाए जाते हैं थोरैक्स में, 6 पाए जाते हैं एब्डोमेन में। जो कॉकरोच का नर्वस सिस्टम है ये पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है एक तरीके से। हेड में बहुत थोड़ा सा नर्वस सिस्टम होता है और जो बाकी बचा हुआ हेड जो नर्वस सिस्टम है ये वेंट्रल साइड में, बेली साइड में पाया जाता है। तो अब आप समझ सकते हो कि अगर कॉकरोच का हेड कट कर दिया जाए तो फिर भी ये एज लॉन्ग एज 1 वीक यानी लगभग 1 हफ्ते तक सर्वाइव कर जाता है। हेड रीजन में जो ब्रेन है वो रिप्रेजेंट होता है सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन से जो कि सप्लाई करता है एंटीना को, नर्व सप्लाई करता है, इसके अलावा कंपाउंड आइज को। कॉकरोच में जो सेंस ऑर्गन है वो एंटीना होता है, आइज होते हैं, मैक्सिलरी पाल्प्स होते हैं, लेबियल पाल्प्स होते हैं, इसके अलावा अनल सर्काई हैं। कंपाउंड आइज जो है वो डॉर्सल सरफेस ऑफ हेड पे सिचुएटेड होती हैं। हर एक आई में लगभग 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया हैं, सेंगुलर ओमेटिडियम, जो कि बहुत सारी ओमेटिडिया की मदद से जो है वो एक कॉकरोच एक ही ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेजेस रिसीव करता है। इस तरह का जो विज़न है वो मोज़ेक विज़न कहलाता है। इसमें सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन रेजोल्यूशन बहुत कम होता है, तो ये नाइट के टाइम में बहुत ही कॉमन होता है, इसीलिए इसको नॉक्टर्नल विज़न बोलते हैं।
नेक्स्ट हम लोग बात करें कॉकरोच जो है वो डाइसियस है, दोनों ही सेक्स में वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस जो कि लेटरल साइड ऑफ 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा पार्ट कहाँ पाया जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पेयर ऑफ टेस्टिस जो है वो लेटरल साइड में मिलता है 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स में। हर एक टेस्टिस से जो है वो थिन वास डिफरेंस ओरिजिनेट करता है जो कि ओपन होता है इजैकुलेटरी डक्ट में सेमिनल वेसिकल्स के थ्रू। इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो ओपन होता है मेल गोनोपोर में जो कि एनस के वेंट्रल साइड में पाया जाता है। इसके अलावा एक कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप्ड ग्लैंड प्रेजेंट होती है 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट्स में जो कि फंक्शन करता है कि एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के रूप में। एक्सटर्नल जेनिटिलिया जो है रिप्रेजेंट होता है मेल गोनेपोफाइसिस से या फिर फेलोमियर से। ये काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं मेल गोनोपोर को सराउंड करते हैं। स्पर्म जो है वो सेमाइनल वेसिकल्स में स्टोर होते हैं और आपस में ग्लूड हो जाते हैं बंडल्स की फॉर्म में और कहलाते हैं स्पर्मेटोफोर्स जो कि कॉपुलेशन के दौरान डिस्चार्ज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट होता है 2 लार्ज ओवरीज से जो कि लेटरली लाई करती हैं 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स में। हर एक ओवरी जो है वो ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन टिब्यूल से ओवेरियोल्स से मिलकर बनता है। इनके अंदर चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा पाई जाती है। ओविडक्ट्स हर एक ओवरी की जो है वो यूनाइट कर जाती है, सिंगल मीडियन ओविडक्ट बनाती है जो कि वेजाइना भी कही जाती है। ये जेनाइटल चैम्बर में ओपन होता है। पेयर ऑफ स्पर्मेथिका प्रेजेंट होता है 6th सेगमेंट पे जो कि जेनाइटल चैम्बर में ओपन होता है। स्पर्म जो है वो स्पर्मेटोफोर्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं और जो फर्टिलाइज्ड एग हैं ये कैप्सूल्स में इनकेस्ड होते हैं जिनको ऊथिका कहा जाता है। ऊथिका जो है वो डार्क रेडिश से लगा के ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल होता है। ये लगभग 8 मिलीमीटर का होता है या फिर 3/8 इंच का होता है। दे आर ड्रॉप्ड और ग्लूड टू अ सूटेबल सरफेस। इनको गिरा दिया जाता है या फिर जो भी सूटेबल सरफेस है उस पर चिपका दिया जाता है। यूजुअली एक क्रैक जो कि एक मतलब एक दराज होती है, एक पतला सा स्पेस होता है या स्रीविस मतलब पॉकेट जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और फूड सोर्स के पास में होता है। ऑन एन एवरेज हम बात करें तो एक फीमेल 9 to 10 ऊथिका प्रोड्यूस करती है और हर एक ऊथिका में 14 to 16 एग्स होते हैं। जो डेवलपमेंट है कॉकरोच का जो डेवलपमेंट है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना का ये पाउरोमेटाबुलस होता है। मतलब क्या हुआ इसका जो डेवलपमेंट है बहुत सारी निम्फल स्टेजेस से होता है। जो निम्फ है वो एडल्ट के जैसा ही दिखाई देता है। निम्फ ग्रो करता है माउल्टिंग से जो कि 13 टाइम्स माउल्टिंग होती है तब जाके एडल्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज़ विंग पैड्स। तो जो लास्ट स्टेज है उससे ठीक पहले वाली स्टेज पर विंग पैड्स पाए जाते हैं लेकिन केवल एडल्ट कॉकरोच में ही विंग्स होते हैं, उससे पहले विंग्स नहीं होते हैं। बहुत सारी स्पीसीज जो कॉकरोच की हैं वो वाइल्ड हैं और उनका कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं है। कुछ स्पीसीज जो है वो ह्यूमन हैबिटेट के आसपास पाई जाती हैं और ये पेस्ट हैं क्योंकि ये फूड स्पॉइल करते हैं, कंटामिनेट करते हैं अपने स्मेली एक्सक्रीटा से और बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज़ को जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं फूड मटेरियल को कंटामिनेट करके। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच का यहाँ पे हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टेस्टिस है, फेलिक ग्लैंड है, स्मॉल टिब्यूल्स पाए जाते हैं, यहाँ पर लॉन्ग टिब्यूल्स पाए जाते हैं। ये एक्चुअली में ये जो स्ट्रक्चर है सेमाइनल वेसिकल्स होता है। हर एक टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस ओरिजिनेट कर रहा है, दोनों कंबाइन करके इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं। ये राइट फेलोमियर है, ये वेंट्रल फेलोमियर है, एनल सर्काई एंड काउडल स्टाइल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में। तो ये ओवरी है, ओवरी जो है वो कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना बना लेता है। ये सिंगल ओविडक्ट है एक ओवरी से। फिर यहाँ पर स्पर्मेथिका प्रेजेंट होता है, ये कोलेटरल ग्लैंड है। इसके अलावा जेनाइटल चैम्बर है, गोनेपोफाइसिस हैं, ये वेस्टिबुलम है और जेनाइटल चैम्बर एंड वेस्टिबुलम ये पूरा मिलके बनाता है जेनाइटल पाउच।